भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह, सम्यक प्रकाशन। अब कहानी को समझे। वृहद पैमाने पर उत्खनन होने के बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेज विद्वान द्वारा पाषाण काल, सिंधु काल, मौर्य काल और गुप्त काल की जानकारी मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से मौर्य काल में वृहद भारत और उत्कृष्ट सम्राट की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद तो देश के ब्रह्मभाटों के पेट में गुड़गुड़ी चालू हो जाती है। फिर शुरू होता है एक नई कहानी का लेखन करते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाने का कार्य, जो आज आपके सामने है। आखिर इतना बड़ा भ्रम का पुलिंदा? दूसरी पुस्तक मुद्रा राक्षस है, उसमें भी भ्रम का पुलिंदा देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस के मूल लेखक का नाम विशाखा दत्त अंकित है, जो एक संस्कृत भाषा में नाटक के स्वरूप में अंकित है। लेकिन विशाखा दत्त द्वारा लिखित मूल रचना की पांडुलिपि अभी तक मिली नहीं है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस लेखक की जन्मतिथि और जन्मस्थान कहाँ है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। इस लेखक ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में लिखित जानकारी को कैसे प्राप्त किया, इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्यों? क्योंकि मौर्य काल की सारी जानकारी अंग्रेज विद्वान ने उत्खनन करने के बाद जाना था। इस नाट्य पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुवाद किया गया था। इस अनुवादित नाट्य पुस्तक में अंग्रेज विद्वानों द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंश और स्थापित करने वाले पात्र चाणक्य के बारे में 2 शब्द वर्णित है। बस यही से शुरू होता है एक काल्पनिक पात्र पर भ्रम का पुलिंदा बनाना। अब इन्हीं सब पुस्तकों को आधार मानकर भ्रमिक समुदाय के सत्ताधारी तगमा से सुशोभित किसी लेखक का पुस्तक या दैनिक अखबार में संपादकीय लेखन होगा और बस काल्पनिकता की सच्चाई में स्थापना होनी शुरू हो गई समझो। इसके बाद तो ऐसे पात्रों का शैक्षणिक अध्याय में पदार्पण होना निश्चित है। चाणक्य की घटना में भी स्पष्ट तौर पर ऐसा ही किया गया है। इसी मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक शासक हुए थे, जिस सम्राट अशोक का दर्जा विश्व के महानतम सम्राटों में स्थापित है। उनके द्वारा किए गए देश हित, नागरिक हित, धर्म हित के कार्य और उनके बृहद भारत का शासन क्षेत्र एक अभूतपूर्व मिसाल के तौर पर अंकित है। आज तक उतने बृहद क्षेत्र के चौथाई भाग पर किसी भी शासक ने कभी शासन नहीं किया है। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने नाम से लिपिबद्ध करते गए थे। अगर सम्राट अशोक वैसा नहीं करते तो शायद आज का भ्रमिक संगठन उन कार्यों को अपने काल्पनिक पूर्वजों के नाम करने में कोई कौर कसर नहीं छोड़ता। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है कि इतना महान सम्राट होने के बाद भी उन्होंने अपने लेखन हेतु सिर्फ शिला पत्थर का प्रयोग किया था। लेकिन इनसे पूर्व में भ्रमिक वंश का पाणिनि और चाणक्य ने अपनी जानकारी को कागज पर लिखा था। क्या उस समय कागज का आविष्कार हो गया था, या भ्रमिकों द्वारा निर्मित कागज के फूलों से आप लोगों को सुगंध आने लगती है? खैर, आप लोग कागज के बने बनावटी फूल से सुगंध का मजा लीजिए। लेकिन सम्राट अशोक या इसके पूर्व में जो भी लोग अपनी बातों को लिपिबद्ध किए थे, आज उन सभी का लिखित साक्ष्य शिलाओं पर मिलता है, जिसको कोई चाह के भी इनकार नहीं कर सकता है। ईस्वी सन से पूर्व प्राप्त सभी अभिलेखों की लेखन वस्तु का प्रकार शिला है और लिपि देखने के बाद स्पष्ट पता चलता है कि यह धम्मलिपि है। इस वजह से पत्थरों पर धम्मलिपि की वर्णमाला में पाणिनि द्वारा संस्कृत की पुस्तक, चाणक्य द्वारा नीति शास्त्र की पुस्तक, वाल्मीकि द्वारा रामायण की पुस्तक, मनु द्वारा मनुस्मृति की पुस्तक, वेदव्यास द्वारा महाभारत और गीता की पुस्तक, अथवा ब्रह्मबाजों द्वारा फैलाई गई कोई भी अन्य पुस्तक जिन्हें ईस्वी सन से पूर्व का स्थापित होना बताया जाता है, वैसा आज तक कुछ मिला नहीं है। यह सिर्फ ब्रह्मभाटों का फैलाया हुआ भ्रम का पुलिंदा है। उनकी सभी पुस्तकें कागज और वैदिक नागरी वर्णमाला में हैं, जो कागज और नागरी की वर्णमाला बनने के बाद लिखी गई है।
भ्रमबाजों ने देश के अंदर आज इतना भ्रम का वातावरण बना दिया है कि आज ब्राह्मणी मतों के प्रत्येक अन्यायी को संस्कृत भाषा और नागरी लिपि लाखों वर्ष पुरानी लगती है, जबकि वह आज साक्ष्य के अभाव में वास्तविकता से कोसों दूर है। भारतीय ऐतिहासिक काल में शिलाओं पर आज तक जो भी लिखा मिला है, उस लिपि को देखकर किसी को नाम जानने में असुविधा नहीं हो। इसी वजह से सम्राट अशोक ने उस लिपि का नाम धम्मलिपि और समुद्रगुप्त ने धम्मलिपि लिख रखा था। प्रस्तुत चित्र में आप लोग भी देख सकते हैं। ईसा पूर्व काल में ब्रह्मवंशियों द्वारा बात बात में पुस्तक की चर्चा की जाती रही है, लेकिन अभी तक ब्रह्मवंशी समुदाय ने पुरातात्विक रूप से किसी भी प्रकार के पुस्तक का अंश मात्र भी प्रति दिखाने का कार्य नहीं किया है, जबकि पुरातात्विक रूप से सम्राट अशोक द्वारा लिखित बैराट भाबरू का अभिलेख मिला है। यह अभिलेख राजस्थान के जयपुर के निकट विराटनगर की बीजक डुंगरी पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। विराटनगर में भाबरू स्थान पर किसी कार्य को लेकर कैप्टन बर्ट शिविर लगाए हुए थे। उसी दौरान उनको विराटनगर के ऊपर डुंगरी पहाड़ी पर बने बुद्ध विहार के प्रवेश द्वार पर सम्राट अशोक द्वारा लिखित एक अभिलेख दिखा, जिस अभिलेख को वे सलीके से काटकर भाबरू शिविर में ले आए। इसी वजह से उस शिलालेख का नाम बैराट भाबरू शिलालेख कहा जाता है। इस शिलालेख पर की गई लिखावट का अनुवाद कैप्टन किटोई ने किया था। चूंकि यह शिलालेख खुले स्थान में लगा था, इस वजह से शिलालेख को सुरक्षित नहीं समझते हुए कैप्टन बर्ट ने सिर्फ लिखे हुए भाग को काटकर कलकत्ता के संग्रहालय में रख दिया, जिस वजह से शिलालेख की लिखावट आज तक सुरक्षित बची है। अन्यथा इस अभिलेख के लिखावट की दशा भी अन्य अभिलेखों के भांति धुंधली हो जाती या उस स्थान से अभिलेख ही गायब हो जाता। कलकत्ता संग्रहालय में रखने की वजह से यह अभिलेख आज तक सुरक्षित है और इसी वजह से आज इस शिलालेख का नाम कलकत्ता बैराट भाबरू अभिलेख भी कहा जाने लगा है। इसी अभिलेख के माध्यम से सम्राट अशोक ने अपनी समग्र जनता को पुस्तक पढ़ने का संदेश दिया था, यानी उस समय भी पुस्तक का स्वरूप शिलालिखित या गाथा के रूप में मौजूद था। पुस्तक का यह प्रमाण आज के ब्रह्मवंशियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा के जैसा काम कर रहा है। सम्राट अशोक इस अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताया गया बुद्ध धम्म और संघ को विस्तार से जानने के लिए आप लोग इन 7 पुस्तकों का पठन करें। अभिलेख का साक्षात्कार आप लोग भी कर ले। इस अभिलेख के चौथी पंक्ति के अंतिम से और 5वीं पंक्ति के प्रारंभ से शुरू होने वाले वाक्य को देखें। पाली भाषा ब्रह्मी लिपि, पाली भाषा नागरी लिपि, विनय समूकसे, अलीय वसाणी, अनागत भयानी, मुनिगाथा, मोनेय सुत्ते, उपतीस पसीने, एचा, लागुलो वादे मूसावादम, अधिगिच्च भगवता बुधेन भासिते। हिंदी भाषा नागरी लिपि, विनय समूकसे विनय पिटक, अरीय वसानी, अनागत भयानी, मुनि गाथा, भगवान की गाथा यानी धम्मपद, मोनेय सुत्तम, मुनि का सुत्त यानी सुत्त पिटक, उपतिस्स पय्यो और राहुलो वादे भगवान बुद्ध के वचन के सामने मिथ्या बात नहीं ठहरते हैं। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उस समय भी लिखित या गाथा के रूप में लोगों को पढ़ने के लिए पुस्तक की उपलब्धता थी, जिसका स्पष्ट प्रमाण आप लोगों के सामने है। परंतु वही ब्रह्मभाटों के वंशजों द्वारा शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक क्षेत्रों के माध्यम से ईसा पूर्व काल में पुस्तक होने का षड्यंत्र फैलाया जाता है। ब्रह्मभाटों के इस पुस्तकीय भ्रम को देखकर बचपन में वो भेड़िया वाली कहानी याद आ जाता है, जिसमें एक अज्ञान बच्चा बार बार भेड़िया आया चिल्लाता था, जिस अबोध बालक को बाद में भेड़िया मार देता है। आज ब्रह्मभाटों के इस पुस्तकीय कपोल गाथा को देखकर भेड़ के जैसा एक कपोल कल्पना मात्र प्रतीत होता है। ईसा पूर्व या ईसा बाद गुप्त काल में ब्रह्मभाटों के पूर्वजों द्वारा लिखित कोई भी पुस्तक या अभिलेख होता तो ये लोग आज उस पुस्तक के मूल अभिलेख को जरूर दिखाते।
लेकिन आज तक इन लोगों ने एक भी पुस्तक का मूल अभिलेख दिखाने का कार्य नहीं किया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन सबों के आज वाली पुस्तक की जो मूल पांडुलिपि है उसकी लिपि भाषा नागरी है और उस नागरी का क्रमिक विकास ब्रह्मी लिपि से 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद हुआ है।